हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे डिप्टी कलेक्टरी कहानी के पाठ बोध और उसकी प्रक्रिया के बारे में। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। निम्न मध्यम वर्गीय विवशताएं, संकल्प और संघर्ष। दोपहर का भोजन के समान ही डिप्टी कलेक्टरी भी एक विपन्न निम्न मध्य वर्गीय परिवार की कहानी है, लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि इसके नायक बाबू शकलदीप मुख्तार है और वह मुख्तारी के कारण अक्सर कुछ पा जाते हैं, जिससे 2 जून का चूल्हा चौका चल जाता है, जबकि दोपहर का भोजन का गृह स्वामी चंद्रिका बाबू क्लर्की की छटनी में आजीविका खो चुका है, जिससे बची कुची जमा पूंजी से घर के पुरुषों को गिनकर 2 रोटी खिलाने की नौबत आ जाती है। भविष्य के नाम पर वह एक अंधकारमय शून्य का सामना करता हुआ परिवार है, जबकि डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा का फॉर्म भरवाकर भविष्य में निवेश का निर्णय, आशा, प्रतीक्षा, सत्य होने की तत्परता का स्वप्न है और अंत में उसका बिखरना भी मौजूद है। जनतंत्र का वादा, पृष्ठभूमि और शीर्षक का संकेत। भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की चयन प्रतियोगिताओं द्वारा युवा छात्रों के लिए एक जादुई भविष्य द्वार के समान है। स्वाधीन भारत का पहला दशक पंचवर्षीय योजनाओं के जादूलोक के नवनिर्माण के स्वप्न संसारों के जैसा था, जिसमें अंग्रेजी शासन में शासकीय कृपा के आधार पर डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति संभव हो पाती थी, किंतु स्वाधीन जनतांत्रिक भारत में वंश, जाति, कुलीनता, खानदान आदि तत्वों से मुक्त योग्यता के आधार पर प्रशासनिक सेवाओं में चयन होना प्रारंभ हुआ, जो कि जनतंत्र का सर्वसाधारण के लिए अफसर की समानता के वादे का मुख्य आधार था। इसीलिए जनतंत्र गणतंत्र को गणतंत्र नाम भी दिया जाता था, किंतु जनतंत्र के इस अवसर की समानता के सिद्धांत में भी अक्सर योग्य जनों के पीछे रह जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि पदों की संख्या सीमित है और योग्य जन की संख्या उसकी तुलना में कहीं अधिक है। इसीलिए अपने आप में यह कोई पर्याप्त संभावना भी नहीं मिल सकती कि सूची के नाम आने के पश्चात भी डिप्टी कलेक्टरी में चयनित होना अनिश्चित है। यह त्रासदी अधिक करुण व अन्यायपूर्ण है, जिसे इस कहानी की संरचना के दौरान समेटे जाने का सशक्त प्रयास अमरकांत ने किया है। जीवन की लक्ष्य भूमिका। घटनाक्रम की दृष्टि से इस कहानी को भी कथा विहीन कहा जा सकता है, क्योंकि जिन घटित क्रियाकलापों
या कार्य योजना के द्वारा इसका कथानक बुना गया है, वह डिप्टी कलेक्ट्री के स्वप्न में निवेश, आशा और प्रतीक्षा की विकास यात्रा के चरणों के रूप में पहचाना जा सकता है। कहानी का प्रारंभ भी डिप्टी कलेक्ट्री की परीक्षा के फॉर्म हेतु पति पत्नी के मध्य फीस को लेकर बहस से होता है, जिसमें कहानी को एक साभिप्राय, पूर्वाभास और तत्काल अतीत से रचनाकार ने संबद्धता प्रदान की है। बहुत ही छोटे छोटे वक्तव्यों के द्वारा लेखक अमरकांत पात्रों के क्रियाकलापों के साथ साथ अपनी रचना कौशल से उन वक्तव्यों में अपने अनुभव तथा विचारों को मिश्रित कर देता है। बाबू शकलदीप अपनी पत्नी से बेटे के आचरण की तथा तीसरी बार डिप्टी कलेक्ट्री के फॉर्म भरने के लिए फीस का इंतजाम करने की बात पर कहासुनी करके घर से बाहर चले जाते हैं तथा 1 घंटे बाद लौटकर सहर्ष तीसरी बार डिप्टी कलेक्ट्री में काफी जगह होने की आशा से फॉर्म भरने के लिए कर्ज लेकर फीस भर देते हैं। घंटे भर पूर्व का उनका क्रोध अपनी असमर्थता व असहायता तथा बेटे को बेरोजगारी का परिणाम था, जो कि उनकी प्रतिक्रियाओं से रोजमर्रा के दैनिक जीवन का भी अतिक्रमण करता हुआ घटनात्मकता को भी दर्शाता है। डिप्टी कलेक्ट्री में 150 के कर्ज के रूप में शकलदीप बाबू ने इस स्वप्न के निवेश में फैसला लेते हुए जीवन में एक मकसद को पाना चाहा है, जिसमें निरुद्देश्य चिड़चिड़ी दिनचर्या की जगह भावी जीवन के लिए आशा व प्रसन्नता की मानसिकता का आगमन होता है। इस डिप्टी कलेक्ट्री में बेटे का फॉर्म भरने के उपरांत उनकी दिनचर्या बदल जाती है और वह मुंह अंधेरे उठकर बेटे को पढ़ते देखकर एक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की आशा है कि उनकी तथा बेटे की मेहनत जरूर रंग लाएगी और डिप्टी कलेक्टर बनने के पश्चात संतान के आत्मविस्तार सहित उन्हें उनकी जर्जरता तथा असमर्थता से भी मुक्ति मिल जाएगी। परीक्षा की तैयारी, परीक्षा देने के लिए प्रस्थान तथा परीक्षा फल की घोषणा कहानी में चित्रित अवधि को 3 भागों में बांटा गया है और तीनों के दौरान शकलदीप बाबू के क्रियाकलाप व मानसिक व्यवहार को केंद्र में रखा गया है। मानो प्रतियोगिता में बैठा तो बेटा है, लेकिन परीक्षा पिता की हो रही हो। उनके आचरण में स्नेह, चिंता, सहनशीलता, आस्था व श्रद्धा, आत्मविज्ञापन की प्रवृत्ति, बेटे की देखभाल तथा जीवन के प्रति राग और आसक्ति का भाव उत्पन्न हो जाता है। बेहद मेहनत तथा बदपरहेजी से शकलदीप बाबू बीमार भी पड़ते हैं। परीक्षा के लिए प्रस्थान करते समय वह अपनी दुर्बलता के बावजूद बेटे को प्रसाद पकड़ाने हेतु रेलगाड़ी के साथ दौड़ लगाते हैं और बेहद हास्यास्पद स्थिति तक पहुंच जाते हैं, जिसका चित्रण अमरकांत ने प्रतीकात्मक अर्थवत्ता ग्रहण करते हुए बहुत ही कुशलता के साथ किया है। स्वाधीन भारत का पहला दशक
आशा और विश्वास। शकलदीप बाबू के बेटे के पास प्रादेशिक लोक सेवा आयोग से इंटरव्यू कॉल आती है तो अंतिम परिणाम घोषित होने से पूर्व ही शकलदीप बाबू और उनकी पत्नी कल्पना संभावना को यथार्थ के रूप में लेने लगते हैं। वे यह मान चुके हैं कि बेटा नारायण डिप्टी कलेक्टर ही हो चुका है, जिसमें नारायण की पत्नी को डिप्टाइन कहा जा रहा है। मां मोटर में घुमाए जाने का वादा याद कराती है और नारायण की पत्नी सुबह के स्वप्न का जिक्र करके नारायण के डिप्टी कलेक्टर के स्वप्न को यथार्थ की भूमि पर उतार देती है। वास्तव में स्वप्न जीविता तथा उसके सहारे प्राण शक्ति दुहने की क्षमता और विनोद का सृजन इस कहानी के चित्रण की स्वाभाविक और विश्वसनीयता को संभव बनाते हैं। स्वाधीन भारत के प्रथम दशक की मानसिकता को भी अमरकांत ने पात्रों के माध्यम से व्यक्त किया है, जिसमें पहले जैसी बेईमानी के ना होने का संकेत भी दिया गया है। किंतु स्वाधीनता कोई जादू की छड़ी नहीं, जिसके घूमते ही पल भर में सब कुछ बदल जाता है। यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर अवसर की समानता का वादा भी किया था, किंतु इनकी सफलता के लिए नतीजों की प्रतीक्षा के उपरांत ही इन्हें जन आकांक्षाओं पर कसा जा सकता है। परिणाम आशा और प्रतीक्षा के बीच अटकी हुई सांस। बेटी की प्रतियोगिता में स्वयं परीक्षा देते हुए शकलदीप बाबू बदपरहेजी तथा मानसिक तनाव के कारण बीमार तथा कमजोर हो गए, जिसे लेखक अमरकांत ने उनके संकल्प व संघर्ष, अगली पीढ़ी के भविष्य में निवेश को खींचते हुए स्वास्थ्य की कीमत को स्वाधीन भारत की ऋणग्रस्त योजनाओं, प्रतीक्षारत जनता तथा ईमानदारी पर छिजने के बाद भी आशा में अटकी हुई सांस का प्रतीक बनाया है। परीक्षा फल घोषित होने के पश्चात न पूरी तरह से सफल न पूरी तरह विफलता के स्थगित निर्णय ने निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में अनिश्चित, प्रतीक्षारत तथा लंबी खींचने वाली आशा की गुंजाइश को बीच में विडंबना के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। परिणाम जानने के पश्चात निराशा में डूबे शकलदीप बाबू से पत्नी ने परिणाम जानने की उत्सुकता व्यक्त की तो उन्होंने बेटे को फीस तथा खाने पीने के लिए कर्ज की बात न बताने का निर्देश मात्र ही पत्नी को दिया और पत्नी को भगवान द्वारा सबका कल्याण करने का आश्वासन भी दिया। उनके हाव भाव तथा शारीरिक प्रतिक्रिया का वर्णन अमरकांत ने किसी विशेष अभिप्राय की संभावना में घटित होने की आशा के परिप्रेक्ष्य में किया है, जिसकी पृष्ठभूमि में एक वृद्ध में शैशव का सा उत्साह, देश के स्वाधीन शैशव का प्रतिबिंब है, जो अगली पीढ़ी के रूप में भविष्य के लिए अपना सब कुछ विनष्ट करने को उद्यत है। किंतु इस निवेश का भविष्य में क्या परिणाम निकलेगा, यह कोई नहीं जानता। वास्तविकता के साथ जिस प्रकार शिशु का कोई लेना देना नहीं होता, उसी प्रकार अमरकांत ने शकलदीप बाबू की शैशव जैसी प्रतिक्रिया को भी
अस्वाभाविक विश्वास के रूप में प्रकट किया है। डिप्टी कलेक्ट्री का जो स्वप्न भविष्य के लिए देखा गया था, उसकी परिणति केवल बेटे की सांस चलती रहने तथा उसके अभी तक सोए रहने की सांत्वना के रूप में होती है, जो कि विलंबित परिणाम के मध्य उम्मीद की अटकी हुई डोर का प्रतीक है। अब जानते हैं इसके शिल्प कौशल के बारे में। अमरकांत का शिल्प कौशल डिप्टी कलेक्ट्री कहानी में सादगी तथा कथ्य की सरल अभिव्यक्ति के साथ प्रकट हुआ है, जो सरलता व सादगी के पश्चात भी कथन को सरलीकरण में परिवर्तित नहीं करता। आलोचकों ने अमरकांत की तीनों सर्वश्रेष्ठ कहानियों जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन तथा डिप्टी कलेक्ट्री को रूमानी भावबोध की कहानी माना, जो कि आधुनिक होने के बावजूद भी भाव शून्य तथा संवेदनहीन नहीं है। अमरकांत की कहानियों का संवेदन व्यापार, वैचारिक परिप्रेक्ष्य और निहित विश्लेषण की भावना को रचना की प्रभावात्मक अन्विति का रूप प्रदान करता है, जो कि साहित्य की शक्ति तथा उसकी प्रासंगिकता भी मानी जाती है। इस प्रभावात्मक अन्विति को खोकर साहित्य अपने अस्तित्व तथा औचित्य को भी खो देता है। अतः अमरकांत की कहानियां इस प्रभावात्मक अन्विति के औचित्य से पूर्ण रूप से समन्वित तथा संयोजित है। अमरकांत क्योंकि प्रेमचंद परंपरा का अगला निकटतम विस्तार माने जाते हैं, अतः कहानी में बहुधा उनकी भाषा में प्रेमचंद गूंजते हुए से सुनाई देते हैं। डिप्टी कलेक्ट्री कहानी के प्रारंभ में बेटे नारायण के प्रति शकलदीप बाबू का क्रोधमय विस्फोट प्रेमचंद की भाषा का ही प्रतिरूप लगता है, जिसमें वह बेटे की खामियों को रेखांकित करते हुए डिप्टी कलेक्ट्री नाम तक से घृणा करने का उल्लेख करते हैं। वास्तव में इस चरम नकार से शुरू होकर कहानी कदम दर कदम बढ़ते हुए चरम सकार का एक रहस्य के समान अन्वेषण करती है, जो पिता और पुत्र के संबंध में अतीत और भविष्य के संबंध का अर्थ आरोपित करते हुए जटिल विकास को भी अत्यंत सादगी के शिल्प द्वारा सहज भाव से उपस्थित कर रही है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।